हाँ जी, मैं हूँ हरीश और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप कर रहे हैं ये है आईजीएसटी एक्ट। इस पूरे चैप्टर में हम सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 19 तक डिस्कस करेंगे ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। यहाँ पे 4 प्रोविजंस बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन क्लियर होगा यहाँ पे, सेक्शन 10, 11, 12, 13 ये प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन है। दूसरा यहाँ पे ओआईडीआर सर्विसेज के लिए सेक्शन 14 है। तीसरा जीरो रेटेड सप्लाई करेंगे सेक्शन 16 में। और चौथी बात इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई की डेफिनेशन, ये सेक्शन 7 और 8 जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाले प्रोविजन। तो ये सारे प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इनको रिवाइज करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर आईजीएसटी एक्ट। पहली बात, पहला सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ये इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन बताए गए हैं इंटरस्टेट होंगे। पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए पॉइंट 1 और 2। पॉइंट 1 में बोला कोई सप्लाई ऑफ गुड्स का ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो दोनों अलग अलग स्टेट्स में है या फिर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में या फिर एक स्टेट में और दूसरा किसी यूनियन टेरिटरी में, तो ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन होगा। पॉइंट नंबर 2, गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। तो गुड्स जब इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में टिल दे क्रॉस कस्टम बैरियर्स, ये जो भी ट्रांजैक्शन होगा ये इंटर स्टेट सप्लाई का होगा। इनफैक्ट हम कस्टम्स में देखते हैं कि जब गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं फिर कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे जो जहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी लगती है वहीं पे जीएसटी भी लगता है, लेकिन वो आईजीएसटी लगता है क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंटर स्टेट सप्लाई का है, तो इसलिए इस पे आईजीएसटी लगता है। तीसरी और चौथी बात सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है। सिमिलर लाइंस पे सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में पॉइंट 3 में बोला कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट्स में या फिर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में या फिर एक स्टेट में और दूसरा किसी यूनियन टेरिटरी में, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस का ये इंटर स्टेट होगा। पॉइंट नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर की जाती है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। लास्टली पॉइंट 5 इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट 5 में अगर ध्यान दो तो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए बात बोली गई। बोला अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हो या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस हो, ये 3 टाइप के ट्रांजैक्शन होंगे तो ये इंटर स्टेट सप्लाई ही माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगा। पॉइंट नंबर 2, एसईजेड से कोई ट्रांजैक्शन किया है, एसईजेड से रिलेटेड कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू एसईजेड और एसईजेड यूनिट, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट, ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट के होंगे। और पॉइंट 5 का जो लास्ट वाला पॉइंट है पॉइंट सी, ये एक तरीके से रेजिडुअल प्रोविजन की तरह काम करता है। कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर हो रही है इन द टैक्सेबल टेरिटरी और ये ट्रांजैक्शन इज नॉट, ये जो भी ट्रांजैक्शन है इट इज नॉट कवर्ड इन सेक्शन 8 जो इंट्रास्टेट की डेफिनेशन बताता है, ना इट इज कवर्ड इन द अबाउ सेक्शन 7 के जो भी प्रोविजन देखे उसमें कहीं पे भी कवर्ड नहीं है, मतलब ये कहीं पे भी नहीं है, तो ये रेजिडुअल प्रोविजन है। और कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर टैक्सेबल टेरिटरी में हो रहे हैं तो वो रेजिडुअल प्रोविजन के हिसाब से इंटर स्टेट माने जाएंगे। इट शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये रेजिडुअल प्रोविजन था, ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पूरा सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है इंटर स्टेट सप्लाई का, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बातें करते हैं। यहाँ पे सेक्शन 8 है तुम्हारे सामने, सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ये बताता है इंट्रा स्टेट क्या होता है। तो दो ट्रांजेक्शन तुमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पॉइंट 1 और 2, ये दोनों इंट्रा स्टेट है। पॉइंट 1 में गुड्स के लिए बोला गया कोई सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है जिसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है या फिर दोनों सेम यूनियन टेरिटरी में, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन होगा। इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। लेकिन गुड्स के केस में 3 एक्सेप्शन है। ये 3 केसेस जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये भले ही इनके केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में, लेकिन तभी भी ये हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई होंगे। ये एक्सेप्शन का पॉइंट नंबर 1 है एसईजेड से रिलेटेड जो ऊपर देखा था। अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स किए हैं एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट, ये ट्रांजैक्शन हमेशा इंटर स्टेट होगा। पॉइंट नंबर 2 इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है जो हमने ऊपर देखा था। इंपोर्ट ऑफ गुड्स किए हैं टिल दे क्रॉस कस्टम बैरियर्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो भी ट्रांजैक्शन होता है ये हमेशा इंटर स्टेट ही होता है। पॉइंट नंबर 3 टूरिस्ट के लिए है कि अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स किसी टूरिस्ट को कर रहे हैं, किसी टूरिस्ट को, तो टूरिस्ट के केस में जो भी ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है ये हमेशा इंटर स्टेट होगा। भले ही फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है, लेकिन ये हमेशा इंटर स्टेट होगा। सेक्शन 15 बात करता है टूरिस्ट के बारे में, जो उसका रिफंड प्रोविजन है, तो वो देखेंगे जब आएगा। फिलहाल के लिए तुमने देखा सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में उसके लिए एक्सेप्शन जो थे वो भी देखे। पॉइंट 2 में सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सिमिलर लाइंस पे अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है या फिर दोनों सेम यूनियन टेरिटरी में, तो ये जो भी ट्रांजैक्शन है ये इंट्रा का होगा। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन है, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज एसईजेड। अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस की है टू एन एसईजेड और एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट,
या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट, ये ट्रांजेक्शन हमेशा इंटर होगा। भले प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों एक ही स्टेट में, फिर भी ये इंटर स्टेट होगा। तो ये बड़े सिंपल से प्रोविजन थे सेक्शन 8 के। अब आगे सेक्शन 8 ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है जो तुमको दिख रही है पॉइंट 3 और 4 में। यह है एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 8। एक्सप्लेनेशन 1 में बोला गया कोई एक पर्सन है जिसकी एक इस्टेब्लिशमेंट में इंडिया में है और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट इट शैल बी डीम्ड टू बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सिमिलरली अगर कोई एक पर्सन की एक इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में है और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट है दी शैल बी डीम्ड एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। और सिमिलर लाइंस पे थर्ड पॉइंट में ये बोला गया कि कोई इस्टेब्लिशमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट में है और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट भी उसी स्टेट में है, लेकिन अगर वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है तो ऐसी दोनों इस्टेब्लिशमेंट दी शैल बी ट्रीटेड एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था और एक्सप्लेनेशन 2 ने इसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया। बोला कि अगर इस इस्टेब्लिशमेंट की कोई ब्रांच है, कोई एजेंसी है या फिर कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है, तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी। अब अगर ये भी इस्टेब्लिशमेंट है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट है, तो दी शैल बी डीम्ड टू बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 और 2 थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे। अब इनसे रिलेटेड एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर की डिटेल्स और वर्डिंग्स पूरा नीचे मैंने लिखे हुए, लेकिन इसका एक्सट्रैक्ट, इस सर्कुलर का एक्सट्रैक्ट अपने को यहाँ पे देखेंगे तो इसके साथ में तुमको एक फ्लो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार उस सर्कुलर के एक्सट्रैक्ट को देख लो। दो पॉइंट्स हैं, एक है बॉडी कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में, दूसरा ब्रांच के रिस्पेक्ट में। टेबल नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट के लिए है। अब कोई ए लिमिटेड है इंडिया में जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट, लेकिन उसकी कोई सब्सिडियरी है बी लिमिटेड एंड दैट बी लिमिटेड इज सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जांपल सिंगापुर में लोकेटेड है, अब आउटसाइड इंडिया है और वहां पे वो सिंगापुर की जो कंपनीज एक्ट है वहां पे अगर वो सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड है, तो ऐसी दोनों एंटिटीज दी शैल बी सेपरेट लीगल एंटिटीज। इनको हम ये नहीं बोल सकते कि दीज आर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 8 अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा, लेकिन नीचे ब्रांच वाले केस में बोला, जो सेकंड वाले सर्कुलर, उसी सर्कुलर में दूसरी बात बोली कि ए लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, अगर उसने अपने ब्रांच को या उसका कोई ब्रांच है, एजेंसी है या फिर कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है, तो ये जो भी है ये दोनों एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड तो होगा नहीं, तो ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। ये एक्सप्लेनेशन 1 जो सेक्शन 8 का है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्यों है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अगर ऊपर वाले टेबल की बात करें तो अगर ए लिमिटेड ने अपनी उस बी लिमिटेड को जो सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको अगर कोई भी सर्विस दी, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की फिफ्थ कंडीशन बोलती है कि दोनों जो पर्सन है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये तो सेपरेट लीगल एंटिटीज है। लेकिन नीचे वाले केस में ए लिमिटेड ने अपनी ब्रांच को सर्विस दी, तो इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन ही है एज पर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 8। इसका क्रक्स यहाँ पे आता है कि भाई ये दोनों से ये पता चलेगा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की 5 कंडीशन है, केस 1 में 5 कंडीशन कंप्लाई होती है, 5th कंडीशन भी कंप्लाई हो जाती है क्योंकि ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज है, और केस 2 में नहीं अप्लाई होगी क्योंकि ये दोनों एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन ही है। तो ये एक्सपोर्ट होगा, दूसरा वाला एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये क्रक्स था उस सर्कुलर का, और जो हमने टेबल देखा वो यहाँ पे उसका क्रक्स तुमको रेलेवेंट समझ में आएगा। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट है और ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीजों को आप समझ लेते हो तो वो सर्कुलर तुम्हारा खत्म हो गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। अब इसी के साथ सेक्शन 8 खत्म होता है। सेक्शन 8 की हमने बातें यहाँ पे खत्म कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन 9 है और सेक्शन 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 में बोला गया कि इसकी ओपनिंग वर्ड देखो, बोलती है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में क्या बोला गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब टेल लेने गया इस एक्ट में क्या लिखा है वो फर्क नहीं पड़ता। नॉट विथ स्टैंडिंग ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है सेक्शन 9 का। यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई लोकेशन टेरिटोरियल वाटर्स में आ रही है, लोकेशन ऑफ सप्लाई, या फिर कोई प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स में आ रही है, पानी में आ रही है, तो क्या माना जाएगा, वो किस स्टेट में माना जाएगा, इस स्टेट में, उस स्टेट में, कौन से स्टेट में माना जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला इट शैल बी डीम्ड इन दैट कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड। नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन। अब इसको समझने के लिए आप अगर इसको ऐसे समझोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं खुद अपने एग्जाम में ऐसे ही याद करता था चीजों को। अब देखो, ये दो कोस्टल स्टेट है, महाराष्ट्र और गोवा। अब यहाँ पे पानी में अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर आ रही है टेरिटोरियल वाटर्स में, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ रही है, तो क्या माना जाएगा, वो महाराष्ट्र का पार्ट माना जाएगा या गोवा का पार्ट माना जाएगा। तो इसके लिए आपको देखना है उस पॉइंट से
महाराष्ट्र की अप्रोप्रिएट बेसलाइन कितनी है, तो यहाँ पे अगर 8 नॉटिकल माइल्स है और उस पॉइंट से गोवा की जो एक अप्रोप्रिएट बेसलाइन है वो 7 नॉटिकल माइल्स पे, तो गोवा ज्यादा पास में है। गोवा में लोकेटेड है वो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन, तो ये गोवा माना जाएगा। ये जो भी लोकेशन ऑफ सप्लायर है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये माना जाएगा कि ये गोवा में दी गई है, ये गोवा में लोकेटेड है। तो ये आपको चीजें ऐसे समझ में आ जाएंगी, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन। इस तरीके से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाता है सेक्शन 9 का। सेक्शन 9 के जो सेकंड लास्ट वर्ड्स है वो यही बोलते हैं, इट शैल बी डीम्ड टू बी इन दैट कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन लोकेटेड है। इसके बाद सेक्शन 10 है, और सेक्शन 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कहानी शुरू होती है प्लेस ऑफ सप्लाई की। पहला जो सेक्शन 10 बोलता है ये प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए है, एंड दैट टू इन दोस केसेस व्हिच आर अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सेक्शन 11 है, वो देखते हैं नीचे। पहले ये देख लो। अब सेक्शन 10 में 5 अलग अलग प्रोविजंस, 5 अलग अलग केसेस दिख रहे हैं तुमको, उनको एक एक करके देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। पहला ऐसा सप्लाई का ट्रांजैक्शन है वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अब वो मूवमेंट कोई भी कराए, रेसिपिएंट कराए, सप्लायर कराए, कोई भी कराए, उससे मतलब नहीं है। अगर सप्लाई ऐसी है विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पे होगी जहां पे मूवमेंट खत्म हो रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट विच द मूवमेंट टर्मिनेट्स, मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। ये होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब उसके नीचे वाला जो सेकंड पॉइंट है बिल टू शिप टू, उसको एक बार के लिए स्किप करो और थर्ड पॉइंट पे आओ। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज नो मूवमेंट नीदर बाय द सप्लायर नॉर बाय द रेसिपिएंट, तो अगर मूवमेंट है ही नहीं तो ऐसे केस में लोकेशन क्या होगी, जो गुड्स जहां पे रखे हुए हैं, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में बोला गया कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे गुड्स को असेंबल करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट प्लेस जहां पे उन गुड्स को असेंबल किया है, इंस्टॉल किया गया है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड फिफ्थ पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, जैसे किसी वेसल में, एयरक्राफ्ट में, ट्रेन या फिर किसी मोटर व्हीकल में अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं ऑन बोर्ड, तो ऐसे केसेस में वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस फिफ्थ ट्रांजैक्शन। अब बीच में जो सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने स्किप कराया था, ये बिल टू शिप टू मॉडल के केस में, उस पे आ जाओ। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में याद रखना, जिस पर्सन के नाम पे बिल इशू किया जा रहा है, जिस पर्सन को इनवॉइस दिया जा रहा है, जिस पर्सन के नाम पे बिल इशू किया जा रहा है, उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ले लेना। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द बायर, दिस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन बिल टू शिप टू मॉडल के केस में दो अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। देखना एक बार यहाँ पे बिल टू शिप टू मॉडल के केस में, मान लो अब मिस्टर ए ने बी के नाम पे बिल इशू किया, लेकिन गुड्स उसने बी को नहीं पहुंचाए, बी के कहने पे उसने शिपिंग करवा दी गुड्स की सी के पास में, तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ये बिल टू शिप टू है। यहाँ पे ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई नंबर 1 है, और बी और सी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई नंबर 2 है। सप्लाई 1 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, ये सेक्शन 10(1)(b जो अभी हमने देखा, दैट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द बायर, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन जो सेक्शन सप्लाई 2 है उसके लिए सेक्शन 10(1)(a अप्लाई होगा, वो मूवमेंट वाला। तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये तुम्हारे बिल टू शिप टू मॉडल के दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर्ड है। इसके बाद बाकी तुम देखो तो सेक्शन 10 में बिल्कुल सारी चीजें खत्म है। इसके नीचे एक सेक्शन 10(2) की बात की गई है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास रूल्स लाने का पावर है, लेकिन अब तक कोई रूल लाए नहीं है, तो ये पार्ट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर दो, छोड़ दो, इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। उसके बाद सेक्शन 11 है ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ये है प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का, लेकिन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले केसेस में। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगी लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, और अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये सेक्शन 11 था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का यहाँ पे होता है। अब सेक्शन 12 से कहानी शुरू होती है प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज की, एंड यहाँ पे खास करके सेक्शन 12 में वो केसेस कवर्ड है वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एज वेल एज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज इन इंडिया। तो दोनों जब इंडिया में लोकेटेड है तब उसके केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज की सेक्शन 12 से मिलेगी। अब सेक्शन 12 के प्रोविजन यहाँ पे कवर्ड नहीं है, वो थोड़े बड़े से हैं, तो उनके लिए मैंने लैंडस्केप मोड में चार्ट बनाए। मैं एक बार स्क्रीन स्विच करके तुमको वो वाले नोट दिखाता हूँ, वहां से तुम्हारा रिविजन करेंगे सेक्शन 12 और 13 का, ठीक है। तो मैं वो एक बार दिखा देता हूँ। ये है सेक्शन 12 की वो प्रोविजन दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एज वेल एज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज इन इंडिया। तो ये सेक्शन 12 के वो प्रोविजंस हैं। अब इसमें तुम स्क्रीन पे देखो तो दो ब्रॉड प्रोविजन है, एक है डिफॉल्ट प्रोविजन और दूसरा है स्पेसिफिक प्रोविजन। देखो स्पेसिफिक प्रोविजन में 12 ऐसी सर्विसेज है जिनके लिए बताया गया कि यही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ये स्पेसिफाई करके क्लियरली बता दिया गया।
लेकिन 12 सर्विसेज के अलावा कोई सर्विस होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको डिफॉल्ट प्रोविजन से देखना होगा। अब डिफॉल्ट प्रोविजन पहले देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया कि अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, दैट मीन्स कोई B2B वाला ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे केस में वो रेसिपेंट जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसका लोकेशन ले लेंगे, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर कोई सप्लाई सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड को दी है, दैट मींस B2C वाला ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि सप्लायर के पास में रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ले लेंगे, और अगर सप्लायर के पास में रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोविजन है। अब स्पेसिफिक प्रोविजन में 12 में से 5 सर्विसेज जो तुमको स्क्रीन पे दिख रही है, इसके केस में पहले एक बात समझ लो कि ये पांचों सर्विसेज के और ज्यादा फिल्ट्रेशन किया। ये पांचों में से कोई सर्विस अगर रजिस्टर्ड को दी जा रही है B2B को, तो ये सब झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ये पांचों में से सर्विस कोई किसी अनरजिस्टर्ड को दी है, B2C वाला ट्रांजेक्शन है, तो ये जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के। पहला ट्रांजैक्शन है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस वाली अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस। तो अगर ये सर्विस दी जा रही है किसी अनरजिस्टर्ड को B2C को, तो वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 2, इंश्योरेंस की सर्विस। अगर इंश्योरेंस की सर्विस दी जा रही है किसी अनरजिस्टर्ड को B2C को, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे एक बात समझना, लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट नहीं है तो ऑप्शन नहीं है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लेना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी को इंश्योरेंस बेच रही है तो उसके पास उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स होगा ही होगा। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, यही होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब पॉइंट नंबर 3 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए बोला गया कि दिस आल्सो इंक्लूड्स मेल और कुरियर, इसको ध्यान रखना। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस B2C वाला ट्रांजैक्शन है तो दो प्रोविजन है। पहला तो जनरल प्रोविजन, ऐसे केस में बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ये होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। बट एक एक्सेप्शनल प्रोविजन है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रही है आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन B2C वाला ट्रांजैक्शन है तो ऐसे केस में वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस जर्नी, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद इवेंट से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी सप्लाईज या फिर कोई स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस, तो ऐसे केस में अगर ये B2B वाला ट्रांजैक्शन है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन लेना, इस झमेले में मत जाना। लेकिन अगर B2C वाला ट्रांजैक्शन है, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, ये होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और इंडिया में ही अगर अलग अलग स्टेट्स में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो हर उस स्टेट में जहां पे सर्विस प्रोवाइड की गई, ईच सच स्टेट वेयर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 3 अलग अलग स्टेट्स में इवेंट हुआ था, तीनों अलग अलग स्टेट्स में प्रोवाइड की गई, तो तीनों होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, बट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट। आपको ये देखना होगा कि हर स्टेट में कितनी वैल्यू की सर्विस प्रोवाइड की गई और उतनी वैल्यू के लिए वो स्टेट का आपका प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। अब प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालने के लिए रूल 5 आपकी मदद करेगा। रूल 5 में क्या बोला, देखो रूल 5 में बोला प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालने के लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप यूज करके प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल सकते हो। तो ज्यादा कुछ खास बात बोली नहीं है रूल 5 में। तो ये सारे प्रोविजंस अब तुमको जो दिख रहे हैं ये वो 5 ऐसी सर्विसेज हैं जो अगर यहाँ पे B2B और B2C का बाइफरकेशन है, अलग अलग दोनों के लिए बताए हैं। लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन में जो बाकी सर्विसेज हैं नीचे जो लिखी है, अब यहाँ पे बात देखो तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए B2B हो B2C हो सबके लिए यही लगेगा, इनके लिए बाइफरकेशन नहीं है, वो खाली ऊपर 5 सर्विसेज के लिए था। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 में देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, अब इसमें अकोमोडेशन, होटल अकोमोडेशन, बोट या किसी वेसल में अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड है, तो इसके लिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेनी होगी, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ये होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हो जाएगी। और अगर इंडिया के अंदर ही मोर देन 1 स्टेट में सर्विस प्रोवाइड की गई तो आपको हर उस स्टेट जहां पे ये सर्विस प्रोवाइड की गई, हर उस स्टेट जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेनी है। तो आपको पहले यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करना होगा, जैसे ऊपर देखा था प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट, वो आपको वहां पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। अब प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे रूल 4 का रेफरेंस है। रूल 4 क्लियरली मदद करेगा कि यहाँ पे आपको कैसे ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करनी है। 3 अलग अलग केसेस तुमको दिख रहे हैं जो मैंने ब्लू हाईलाइट करके रखे हैं।
पहला वाला केस ये है कि अगर कोई होटल अकोमोडेशन की सर्विस है तो ऐसे केस में मान लो मैंने कोई हॉलीडे पैकेज ट्रिप बुक करा है जिसमें मैं 3 अलग-अलग स्टेट्स में जाके होटल में स्टे करने वाला हूँ। मैंने अमाउंट उसको एक ही पे किया है, मान लो 1 लाख रुपए पे किया, लेकिन अब मैं 3 अलग-अलग स्टेट्स में मैं स्टे करने वाला हूँ, तो अब मेरे को वो प्लेस ऑफ सप्लाई अलग-अलग स्टेट्स की कैसे लेगा? नंबर ऑफ नाइट्स स्टे इन ईच स्टेट। तो मैंने कितने स्टेट, हर स्टेट में मैंने कितनी नाइट स्टे की, वो रेशियो लेके वो डिवाइड कर देगा, प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल देगा स्टेट वाइज, और वो जो भी प्रोपोर्शनेट वैल्यू आई उतनी वैल्यू के लिए वो स्टेट का प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। सिमिलर लाइंस पे पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट देखो, सी वाला, उसमें बोला अकोमोडेशन अगर किसी बोट या वेसल में हो रही है तो बोट या वेसल तो मूव करती रहती है, वो तो कब कहाँ पे रहती है, रात को कहाँ पे, सुबह कहाँ पे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला टाइम स्पेंट बाय द बोट इन ईच स्टेट, वो रेशियो ले लेंगे और उस रेशियो के बेसिस पे डिटरमाइन कर देंगे कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सर्विस प्रोवाइड की गई, प्रोपोर्शनेट वैल्यू। ये टाइम स्पेंड की डेटा आपको सप्लायर ही मिल जाती है, सप्लायर को पता होता है कि वो बोट कितनी देर तक कौन से स्टेट में घूम रही है, तो वहां से मिल जाता है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जो बी वाला पॉइंट है, उसमें बोला गया कि कोई ऐसी इमोबल प्रॉपर्टी जो बहुत बड़ा लॉन या बहुत बड़ा गार्डन या कोई बहुत बड़ी सी जमीन है जिसपे मान लो कोई मैरिज फंक्शन, रिसेप्शन या ऐसी कुछ होते हैं, और अगर वो पूरा पूरा ग्राउंड बुक किया है, अब इस ग्राउंड का आधा हिस्सा एक स्टेट में जा रहा है, आधा हिस्सा दूसरे स्टेट में जा रहा है, प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एरिया के बेसिस पे, एरिया ऑफ दैट इमोबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट, ये एरिया लेके जो भी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस है उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल देंगे, ये एरिया का रेशियो लेके। तो ये आपको मदद करेगा इमोबल प्रॉपर्टी के केस में प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालना, रूल 4 की मदद से। अब वापस आ जाओ और मेरे को यहाँ पे तुमको अब पूरा ध्यान देना स्क्रीन पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कमिंग अप। अब एक बार देखो पॉइंट नंबर 6 और इसकी एनालिसिस करते हैं पॉइंट नंबर 5 के साथ में। अगर आप पॉइंट 5 और 6 को ध्यान से देखोगे तो दोनों के प्रोविजन बिल्कुल बिल्कुल मैच हो रहे हैं। ऊपर इवेंट के केस में बोला अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है तो वेयर द इवेंट इज एक्चुअली है। इमोबल प्रॉपर्टी के लिए बोला वेयर द इमोबल प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। अगर आउटसाइड इंडिया है, इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, सब कुछ सेम ही है। मोर देन वन स्टेट में सर्विस दी जा रही है तो ऊपर रूल 5 लगता है, नीचे इमोबल प्रॉपर्टी में रूल 4 लगता है, सब कुछ सेम है। द ओनली डिफरेंस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस में अगर B2B वाला ट्रांजेक्शन है तो ये सब झमेले में पड़ना मत, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन लेना। लेकिन इमोबल प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं है, अगर ये सर्विस किसी रजिस्टर्ड को भी दी जा रही है, B2B है या B2C है, दोनों के लिए यही अप्लाई होगा जो प्रोविजन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं पॉइंट नंबर 6 में। ये था डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 का एक बार एनालिसिस कर लो। पॉइंट नंबर 7 में बोला गया एडमिशन टू एन इवेंट, दिस आल्सो इंक्लूड एडमिशन टू एन अम्यूजमेंट पार्क। अब ये भी इवेंट से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 7 में बोला गया वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। B2B हो या B2C हो, दोनों के लिए यही लेना है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है, पॉइंट नंबर 5 वाला, B2B को दिया है तो वहां पे लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये पॉइंट था, ये एनालिसिस था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट्स आपको साथ में पढ़ोगे तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। 5, 6, 7 सेक्शन नंबर एक फ्लो में नहीं है। देखो सेक्शन नंबर आप खाली सेक्शन 12 का भी रेफरेंस देखोगे, सब सेक्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए उसके अंदर का। तो मैंने सेक्शन नंबर के फ्लो में नहीं लिखा, ये मैंने उसको ऐसे डिजाइन किया ताकि आपको याद करने के लिए आसानी हो। बाकी याद करने के लिए हाईलाइटेड भी है, तो एंड डे पे आप उसको फटाफट से हाईलाइट याद रख सकते हो। पॉइंट 6 हो गया, 7 हो गया। अब उसके बाद है 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे वापस बता दूं, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए B2B हो B2C हो यही प्रोविजन लगेंगे। पॉइंट 8 पे आते हैं, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस। तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन रिकॉर्ड्स अगर है तो वो ले लेना, और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं है रिकॉर्ड्स में तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पॉइंट 9 में 5 सर्विसेज का सेट बनाया गया। सेक्शन 12(4) ने बोला ये 5 सर्विसेज के केस में लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो 5 सर्विसेज के केस में अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये सारी सर्विसेज में फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, रेसिपिएंट का, सप्लायर का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, इसलिए सबके लिए यहाँ पे बोला गया वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। रेस्टोरेंट केटरिंग की सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर सर्विस, तो ये सारी सर्विस में रेसिपिएंट का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। पॉइंट 10, सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस। तो ऑन बोर्ड कन्वेंस जैसे किसी वेसल, एयरक्राफ्ट या किसी ट्रेन, मोटर व्हीकल में सर्विसेज दी जा रही है ऑन बोर्ड, तो लोकेशन आपको लेनी है फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पॉइंट 11, एडवर्टीजमेंट की सर्विस है, लेकिन खास ध्यान रहे एडवर्टीजमेंट की सर्विस गवर्नमेंट को दी जा रही है। अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी को दी जा रही है तो डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा, गवर्नमेंट को दी जा रही है तो यहाँ पे आना। और यहाँ पे क्या बोला गया आपको, वहां हर उस स्टेट में जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की गई, इन ईच सच स्टेट वेयर द एडवर्टीजमेंट इज रन
ब्रॉडकास्टेड, डिस्प्लेड और डिसेमिनेटेड, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अब आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालना होगा, हर स्टेट का अलग अलग। अब प्रोपोर्शनेट वैल्यू के लिए यहाँ पे रूल 3 का रेफरेंस है। मैंने रूल 3 यहाँ पे कवर नहीं किया है बिकॉज रूल 3 बहुत बड़ा है और अगर उसको यहाँ पे ले लूँ तो रिविजन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। रूल 3 मैंने कवर अप नहीं किया है। आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से देख लो या फिर आपको जो भी टीचर की बुक है उससे देख लो, एक बार पेजेस फ्लिप करके देख लो, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स भी है, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। लेकिन ज्यादा टाइम उस पर मत डालना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, कर लो नहीं कर रहा तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट 11 बताया तुमको। अब पॉइंट 12 है इसमें। यहाँ पे देखो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस है। अब इसके लिए अंदर 4 अलग अलग केसेस बनाए और इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई बताई है। पहला केस इसमें यह है कि ऐसी कोई सर्विस विच रिक्वायर्स अ फिक्स्ड लाइन या फिर कोई लीज सर्किट या फिर कोई इंटरनेट लीज सर्किट, डिश एंटीना, मतलब कोई फिक्स्ड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो वो फिक्स्ड इक्विपमेंट जहां पे लोकेटेड है, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर फिक्स्ड इक्विपमेंट अलग अलग स्टेट्स में रखा है, मान लो मेरे 3 ऑफिस है, एक मुंबई, एक गुजरात और दिल्ली, अब मैंने फिक्स लाइन तीनों ऑफिस में लगाई है, तो अब प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसने तो एक ही अमाउंट चार्ज किया है, अब उसको प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट्स की लेनी, तो कैसे लेगा? प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेगा, रूल 6 का मदद करेगा। रूल 6 नीचे है, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन ईच स्टेट। अब मान लो मुंबई में मेरे 2 ऑफिस है और मैंने दोनों के लिए अलग अलग ली सर्किट लगाया, तो मुंबई में 2 पॉइंट्स है, गुजरात में 1 पॉइंट है, दिल्ली में 1 पॉइंट है, तो उसने जो भी वैल्यू ऑफ सर्विस लगाई है उसको 2:1:1 में वो बांट के मुंबई इस टू गुजरात इस टू दिल्ली का वो प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल सकता है। ये है रूल 6 की कहानी, जो आपको टेलीकम्युनिकेशन वाले इस फिक्स्ड लाइन वाले इसमें काम आ जाएगी। उसके बाद प्रीपेड मोबाइल, सॉरी पोस्टपेड मोबाइल या फिर पोस्टपेड इंटरनेट सर्विस ऐसी अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा कोई सप्लायर है, तो मान लो अब वो तो बिल तो भेजेगा ना, तो लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस नहीं है अगर रेसिपेंट की, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लेना प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे एक बात समझना, देखो जनरली तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो सप्लायर है उसके पास बिलिंग एड्रेस होता ही होता है, लेकिन अभी बोला है तो आप उसको एग्जाम से याद रखना, एग्जाम्स में भी आपको वही प्रोविजन सप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद प्रीपेड मोबाइल की सर्विस है या फिर कोई प्रीपेड इंटरनेट या फिर D2H वाली सर्विस है, तो अब इसके अंदर 3 अलग अलग केसेस है। पहला केस ये है कि अगर ये कोई सर्विस दी जा रही है किसी सेलिंग एजेंट के थ्रू, फॉर एग्जांपल एयरटेल कंपनी है, एयरटेल कंपनी ने अपना कोई मोबाइल का प्रीपेड वाउचर अगर किसी को सेल किया है और वो सेलिंग एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो एयरटेल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेगा? वो लेगा एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब उसी में पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि कोई पर्सन है, उसने फाइनल सब्सक्राइबर को ये वाउचर बेचा है, एयरटेल नहीं है, वो सेलिंग एजेंट भी नहीं है, इनके अलावा कोई नॉर्मल पर्सन आपकी और मेरी तरह उसने अगर किसी को वाउचर बेचा है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा? तो ऐसे केसेस में जहां पे वो प्रीपेमेंट रिसीव हुई और द प्लेस ऑफ सेल ऑफ सच वाउचर, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और उसी का थर्ड पॉइंट बोलता है कि मान लो कोई भी ऐसा प्रीपेड मोबाइल वाउचर बेचा और उसके लिए पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल ने अपना प्रीपेड मोबाइल का प्लान बेचा है ऑनलाइन और उसकी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ गई, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड लास्टली रेजिडुअल प्रोविजन है अदर केसेस। टेलीकम्युनिकेशन में ये जो 3 हमने देखे, उसके अलावा अगर कोई केस है तो ये रेजिडुअल प्रोविजन की तरह है, दैट इज लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, और अगर वो नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये वो 12 स्पेसिफाइड सर्विसेज थी सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 यहाँ पे खत्म होता है प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज का, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट इज इन इंडिया। इससे रिलेटेड जो जो रूल्स थे, ये रूल भी मैंने करा दिया, रूल 6, 4, 5, 6 ये रेलेवेंट जगह पे मैं करा चुका हूँ तुमको। अब आगे की बात देखते हैं, बात है सेक्शन, यहाँ पे है सेक्शन 13 ऑफ द IGST एक्ट। अब सेक्शन 13 ऑफ द IGST एक्ट में खास बात ये कि प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज का है, बट यहाँ पे अप्लाई तब होगा वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया। दोनों में से कोई एक पार्टी अगर बाहर है, तब सेक्शन 13 में आना प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के लिए। यहाँ पे भी 2 ब्रॉड प्रोविजन है। स्पेसिफिक प्रोविजन में 9 सर्विसेज है जिनके लिए इन्होंने स्पेसिफाई बताया गया कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, लेकिन उसके अलावा कोई सर्विस है तो उसके लिए डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा। डिफॉल्ट प्रोविजन में बोला कि अगर रेसिपेंट का एड्रेस अवेलेबल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो रेसिपेंट लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, और अगर रेसिपेंट का एड्रेस नहीं अवेलेबल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये वो प्रोविजंस थे। अब स्पेसिफिक प्रोविजन में आते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजन में से 9 में से ये 4 तुमको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। इन चारों के लिए आपको देखना है। पहले पॉइंट नंबर 1 में, अगर कोई गुड्स से रिलेटेड सर्विसेज है, ऐसी कोई सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जहां पे गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल, तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म।
उस पॉइंट नंबर 1 में ही दूसरी बात ये बोली कि इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अगर ऐसी कोई सर्विस है जहां पे फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं रिमोट लोकेशन से थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। अगर फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, रिमोट लोकेशन से कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ सच गुड्स वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड, वो वाली लोकेशन एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और उस पॉइंट नंबर 1 में ही और एक बात बोली कि अगर कोई गुड्स को टेम्पररी इंडिया में लेके आए हैं, उसके ऊपर कोई रिपेयर्स और ये कर रहे हैं और वापस उन गुड्स को बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये वाले प्रोविजंस अब अप्लाई नहीं होंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। ये जो देखे हमने, ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे अगर वो एक्सपोर्ट कर दिए विदाउट बीइंग पुट टू एनी यूज इन इंडिया। पॉइंट नंबर 2 में बोला इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज। देखो इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज अगर हैं तो ऐसे केस में आपको, इन्होंने क्लियरली बोला कि ऐसे केसेस में अगर रेसिपेंट का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है along with the physical presence of supplier, तो यहाँ पे लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। देखो की पॉइंट देखो यहाँ पे, गुड्स के केस में भी देखो और यहाँ पे इंडिविजुअल के केस में भी अगर फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। ये हमने ऊपर भी देखा था वो रेस्टोरेंट वाले केसेस में, रेस्टोरेंट, पर्सनल, वो ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ केयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट, वो सब के केस में भी लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। जाके देख लेना तो ये आपको इस तरीके से याद हो जाएगा कि फिजिकल प्रेजेंस में क्या होता है। इस पे आ जाओ, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 3 में बोला गया कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है, इसमें सेम ऊपर वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। दैट इज वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। पॉइंट 4 इज इंपॉर्टेंट, इस पे पूरा ध्यान देना। पॉइंट 4 में बोला एडमिशन ऑफ इवेंट की सर्विस हो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, दोनों के केस में बोला, फिर B2B हो या B2C हो, लोकेशन वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। देखो ये ऊपर बाइफर्केशन था, एडमिशन के लिए अलग, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग, B2B का अलग, ऑर्गेनाइजेशन में भी B2B का अलग, B2C का अलग। यहाँ पे नहीं है, एडमिशन हो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट हो, B2B हो या B2C हो, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद में कुछ सेक्शन 13(6) और 13(7) ने कुछ बातें बोली हैं। बोला ये जो 4 केसेस हमने ऊपर देखे, गुड्स रिलेटेड, इंडिविजुअल रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, इवेंट रिलेटेड सर्विसेज, ये चारों में से कोई भी सर्विस अगर ऐसे प्रोवाइड की गई है, अलग अलग कंट्रीज में प्रोवाइड की गई है, मोर देन 1 लोकेशन में प्रोवाइड की गई है, इंक्लूडिंग 1 लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो सबके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई सर्विस दी अलग अलग कंट्रीज में, 4 अलग अलग कंट्रीज थी, जिसमें से 3 कंट्री अलग थी और 1 लोकेशन थी इन इंडिया, तो इन सब के लिए जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, सबका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया लिया जाएगा, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ये बहुत भारी भरकम प्रोविजन है, इसको याद रखना। अब बाजू में बोला गया अगर मोर देन 1 स्टेट में ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो आपको हर उस स्टेट में जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड की गई, चारों में से कोई भी, वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेनी होगी, लेकिन प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालना होगा, जैसे हम ऊपर देखते हैं। अब यहाँ पे मदद करेगा रूल 7। अब रूल 7 ना तुमको स्क्रीन के एकदम नीचे वाले पार्ट में दिख रहा है, सेकंड हाफ में दिख रहा है। रूल 7 में अभी नहीं कराता हूँ, वो फ्लो खराब हो जाएगा, पहले ये सेक्शन 13 की बाकी सर्विसेज फटाफट से कवर अप कर लेते। सेक्शन 13 में हमने ये देखा ऊपर वाला, ठीक है, रूल 7। अब यहाँ पे आओ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में 3 अलग अलग सर्विसेज हैं और तीनों सर्विसेज के लिए इन्होंने एक पैकेज बना के बोला लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पहली ऐसी सर्विस है जहाँ पे कोई बैंकिंग कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई एनबीएफसी अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विस दे रही है अपने अकाउंट होल्डर्स को, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर लेना। लेकिन अगर अदर देन अकाउंट होल्डर्स को दे रहे हैं तो हो जाएगा आपकी डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा, ठीक है, इसलिए मैंने वो बोल्ड हाईलाइट किया, बोल्ड मार्क किया हुआ। पॉइंट नंबर 2 वहां पे 5 में, पॉइंट नंबर 2 इंटरमीडियरी की सर्विस। देखो इंटरमीडियरी की सर्विस के केस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे एक सर्कुलर है, वो सर्कुलर अपन बाद में करेंगे, मैं तुमको बता दूंगा जब आएगा। उसके बाद में थर्ड वाला पॉइंट 5th में, अगर कोई हायरिंग ऑफ एनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की सर्विस है एंड दिस आल्सो इंक्लूड यॉट, तो यॉट की अगर कोई हायरिंग कर रही है या फिर कोई मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हायरिंग का पीरियड अप टू 1 मंथ है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। हायरिंग पीरियड मोर देन 1 मंथ है तो ऊपर डिफॉल्ट प्रोविजन में चले जाना, ये नहीं अप्लाई होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पॉइंट 5 में बोला अगर एयरक्राफ्ट और वेसल की हायरिंग कर रहे हैं तब ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, फिर चाहे 1 दिन की करो, 10 दिन की करो, 1 महीने की करो, अप टू 1 मंथ, या 10 साल की करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में ये अप्लाई नहीं होगा, डिफॉल्ट प्रोविजन अप्लाई होगा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अगेन पॉइंट 6 भी तुमको हिट करेगा, वापस मैं तुमको क्लियर करके बता दूं, अपनी कॉपी में चेक कर लेना जाके। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कुरियर, अदर देन मेल और कुरियर, तो उनके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट सिंपली मींस अगर मेल और कुरियर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो डिफॉल्ट प्रोविजन देखना, यहां पे मजा। अब मैंने ये क्यों बताया,
अगर सेक्शन 12 में जाके देखोगे तो वहां पे बोला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, और यहाँ पे बोला अदर देन मेल और कुरियर। ठीक है, तो ये प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो 7, 8, 9 है ये हल्के फुल्के हैं। 7 में बोला गया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल सा है, वो जो ऊपर देखा था सिमिलर लाइन से, दैट इज वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस जर्नी, ये हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में बोला गया ऑन बोर्ड द कन्वेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड द कन्वेंस, सेम ऊपर की तरह है, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 9 अच्छा छोटा सा स्वीट सिंपल है, ओआईडीआर सर्विसेज के लिए, ओआईडीआर सर्विसेज के लिए लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये वो 9 स्पेसिफाइड प्रोविजंस थे सेक्शन 13 के जो मैंने पूरे कवर अप करवा दिए। अब रूल 7 तुम्हारा बाकी है। रूल 7 में बता देता हूँ कि प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालना है तो क्या होगा। देखो 4 अलग अलग सर्विसेज है। पहली गुड वाली ऐसी कोई सर्विस विच इज रिलेटेड टू गुड्स। अब गुड्स के अंदर 2 बातें हैं। बोला ये जो सप्लायर है उसने जो सर्विस दी है, मान लो मेरे वही 3 ऑफिस है, मुंबई, गुजरात और दिल्ली, इसने जो भी सर्विस दी ना मुझे गुड्स रिलेटेड, वो सेम गुड्स है। मेरे मुंबई में भी सेम गुड्स है, गुजरात में भी सेम गुड्स है और दिल्ली में भी सेम टाइप ऑफ गुड्स है। तो जो भी ये वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस देगा ना उसको वो इक्वली बांट देगा इन द प्रोपोर्शन, इक्वली हर स्टेट में, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, इस 1:1:1 के रेशियो में बांट देगा, इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन इसने जो सप्लाई सर्विस दी वो अलग अलग गुड्स है। मुंबई में जो गुड्स है वो अलग तरीके के गुड्स हैं, और यहाँ पे गुजरात में जो गुड्स है वो अलग तरीके के हैं, और दिल्ली में जो है वो अलग तरीके के हैं। तो ऐसे केस में ये जो भी मेरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस चार्ज करेगा, इसको प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि इसको हर स्टेट का प्रोपोर्शनेट वैल्यू का प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है। तो इसके लिए उन गुड्स जिनके ऊपर ये सर्विस प्रोवाइड की गई, उन गुड्स की इनवॉइस वैल्यू, मुंबई में जो भी गुड्स के ऊपर इसने काम किया उस गुड्स की एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू क्या है, गुजरात में जो गुड्स पे सर्विस दी उन गुड्स की एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू क्या है, और दिल्ली वाले गुड्स की एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू क्या है, उस इनवॉइस वैल्यू के बेसिस पे ये जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस चार्ज किया उसका ये प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालेगा, मुंबई इस टू गुजरात इस टू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब उसके बाद तीनों हल्के फुल्के हैं। अगर कोई सर्विस रिलेटेड टू इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, तो ऐसे केस में आप गैप का यूज कर लेना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये रूल 7 ने बोला। उसके बाद बोला कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है तो रूल 4 जो हमने ऊपर देखा था उसी से आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकल जाएगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन इवेंट वाली सर्विसेज है तो रूल 5 देख लेना, उसी से आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकलेगा। रूल 5 हमने ऊपर देखा था, रूल 5 में बोला था गैप यूज कर लेना प्रोपोर्शनेट वैल्यू के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने कवर अप कर दी, रूल 7 भी हो गया। अब कुछ रेसिडुअल प्रोविजंस हैं, ये एक बार के लिए यहाँ पे देख लो। प्लेस ऑफ सप्लाई नोटिफाइड सर्विसेज के लिए, देखो ऐसी नोटिफाइड सर्विसेज के केस में इनको थोड़ा सा एक्सपोर्ट का बेनिफिट देना है। ठीक है, ये एक्चुअली इनके प्लेस ऑफ सप्लाई थोड़े ऊपर के हिसाब से आ रहे थे और एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, तो इनको जानबूझ के नोटिफिकेशन लाके फ्रेम करके ऐसी प्लेस ऑफ सप्लाई बना के दी है ताकि एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, पहली है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब देखो फार्मा कंपनी को यहाँ पे R&D कर रही है किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए, ठीक है, रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और ये यहाँ पे कर रहे हैं ना। अब होगा क्या, R&D यहाँ पे कर रहे हैं, एंड वेयर द गुड्स आर मेड फिजिकली अवेलेबल, दवाइयों के ऊपर इधर काम कर रहे हैं, गुड्स आर मेड फिजिकली अवेलेबल, तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, तो क्या होगा, सप्लायर इधर है, रेसिपिएंट उधर है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इधर हो गई, तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ऐसे केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ले लेंगे और विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ऐसे केस में ये लोग ये बेनिफिट दे देंगे, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए 2 कंडीशन दी, बोला इसके लिए 2 कंडीशन है। पहली तो ये कि ये जो भी काम किया एज पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो भी कंपनी बैठी है इंडिया में वो R&D कर रही है और बोल रही है कि मैंने तो वो फॉरेन क्लाइंट के लिए R&D किया था, वो पता भी नहीं कौन फॉरेन क्लाइंट है, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया भी था कि नहीं दिया था, कुछ नहीं पता, ये बस अपना एक्सपोर्ट बेनिफिट करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये बोलेगा नहीं नहीं हम R&D कर रहे हैं ना तो हम यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। नहीं भाई, एज पर कॉन्ट्रैक्ट होगा तब मानेंगे। और दूसरी बात, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के बाकी प्रोविजन तो आप कंपेयर कर लो, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमने एक बेनिफिट दे दिया कि चलो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ले लेंगे, ये अभी यहाँ पे दे दिया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो बाकी कंडीशंस है वो अगर मीट की जाएंगी तब जाकर के आपको ये एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। उसके बाद पॉइंट 2 और 3 है MRO वाली सर्विस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल वाली सर्विस। पॉइंट 2 और 3 में, पॉइंट 2 में बोला अगर MRO सर्विसेज एयरक्राफ्ट के इंजन, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में दी जा रही है, या फिर बोला पॉइंट 3 में ये MRO वाली सर्विस शिप वेसल उनके कंपोनेंट्स, उनके इंजन और उससे रिलेटेड अगर दी जा रही है, तो ऐसे केस में ये यहाँ पे हो जाएगी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। सर्विस चाहे कहीं पे भी परफॉर्म की हो, कुछ भी हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ली जाएगी। अब इसके अलावा बाकी के प्रोविजन तुम्हारे जो सेक्शन
14 और आगे के 14 से लेके 19 तक के हैं और कुछ सर्कुलर्स भी हैं, वो दूसरी शीट में है, मैं वो फटाफट से दिखा देता हूँ, स्क्रीन स्विच करके तुमको वो बाकी प्रोविजंस करा देता हूँ। इससे तुम्हारा आईजीएसटी एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे खत्म हुआ, मैं स्क्रीन स्विच करके बाकी प्रोविजंस करा देता हूँ। नेक्स्ट है रेलेवेंट सर्कुलर्स। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट सर्कुलर्स है वो सारे कवर अप कर लेते हैं। सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 19 की कहानी जो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस हैं वो भी यहाँ पे फटाफट से कवर अप कर लेते हैं। अराउंड नेक्स्ट 15 मिनट्स में फटाफट से सारी चीजें हो जाएंगी। अब पहला सर्कुलर सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, इससे रिलेटेड यहाँ पे पहले ये बोला गया था कि ये जो भी सर्विस है इसको ऐसा माना जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के प्रोविजन लग जाएंगे सेक्शन 12 या 13 में जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई के। लेकिन अब ये सर्कुलर काम का नहीं है। अब नीचे मैंने जो ग्रीन हाईलाइट करके रखा है अब एग्जेम्पशन हो गई है। सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस अगर अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर एनएसआईएल या फिर इसरो ये लोग अगर दे रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस तो ये एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन चैप्टर में भी मैंने कवर कर दिया। तो अब अगर जीएसटी लगेगा ही नहीं तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं होगी। वो सर्कुलर अब रेलेवेंट नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इंस्टीट्यूट की मॉडल में कहीं दिखता भी है तो वो सर्कुलर आप डिस्कार्ड कर सकते हो, वो अब काम का नहीं है, उसका अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ये था सैटेलाइट लॉन्च सर्विस। उसके बाद आउटसोर्सिंग अ पोर्शन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया है, जो मैंने किया है मैंने बोल्ड और कैप्स लॉक करके रखा है, आपको उससे समझ में आ जाएगा। 3 क्लेरिफिकेशन है। पहले केस समझो यहाँ पे होता क्या है। देखो फॉरेन से कोई कंपनी मान लो आउट ऑफ इंडिया से, उसने इंडिया में एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है $10 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब मान लो वो मेरी कंपनी है, मैं मुझे लग रहा है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा खुद से क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास टीम नहीं है। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट का एक 30% पोर्शन मैंने आउटसोर्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 30% मैंने आउटसोर्स कर दिया। जापान में एक कंपनी है, मैंने उसको बोला कि ये 30% काम आप मुझे करके दे दो, मैं मेरा 70% जोड़ के पूरा 100% इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके दे दूंगा। यहाँ पे 2 सप्लाईज है, समझना 2 सप्लाईज है। पहली तो ये, उसने जो भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया फॉरेन यूएस की कंपनी थी, मैं उसको $10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट $10 लाख की सर्विस दे रहा हूँ। मेरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी $10 लाख की, ठीक है। 70 मैंने खुद की 30% मैंने किसी के करवा के ले लिया। दूसरा, ये जो मैंने 30% करवा के लिया ये मेरी इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी। माना जाएगा कि मैंने इंडिया में जापान से कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है 30%। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख का 30% लेते हैं तो ये मेरा एक्सपोर्ट सर्विस हो गया $10 लाख का और इंपोर्ट हो जाएगा $3 लाख का। अब इस इंपोर्ट पे मुझे टैक्स पे करना होगा। दूसरा, ये एक्सपोर्ट सर्विस 10 लाख की मानी जाएगी, मेरे को 10 लाख की एक्सपोर्ट सर्विस पे बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों पॉइंट नंबर 2 और 3 इस बात को क्लेरिफाई कर देंगे। अब और सर्कुलर में क्या क्लेरिफाई हुआ वो बताता हूँ। सर्कुलर में ये बात बोली गई कि अगर ये जो पार्टी है फॉरेन की, जो यूएस की पार्टी है, मैंने उसको $10 लाख की सर्विस दी, उसको मुझे $10 लाख देने चाहिए थे, लेकिन उसने मेरे को पार्ट पेमेंट की, मेरे को उसने $7 लाख ही दिए और जो $3 लाख थे ना वो डायरेक्टली उस जापान वाली पार्टी को दे दिया जिससे मैंने काम आउटसोर्स करवाया था। ऐसे केस में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने 10 लाख का एक्सपोर्ट किया था? क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो कंडीशन है वो ये बोलती है, उसमें एक कंडीशन ये है कि आपको जो भी पैसा है आपने एक्सपोर्ट दिखाया $10 लाख, वो आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। तो मुझे $10 लाख के सामने सिर्फ $7 लाख आए तो क्या मेरा एक्सपोर्ट $7 लाख का माना जाएगा? अब इसके लिए सर्कुलर ने क्लियर करके बोला नहीं भाई, मेरे लिए ये एक्सपोर्ट $10 लाख का ही माना जाएगा। मैंने $10 लाख एक्सपोर्ट किया, मुझे $7 लाख आए, 3 उसको पहुंचे तो भी चलेगा कि $3 लाख भी मेरा एक्सपोर्ट सर्विस माना जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि मुझे हाथ में पैसे आ गए। देखो अगर नहीं भी ऐसा होता तो भी जनरल में क्या होता, मेरे को $10 लाख हाथ में मिलते, मैं अपनी जेब में अपने देश को सिर्फ $7 लाख दे पाता, $3 लाख तो मेरे को वैसे भी पेमेंट करनी थी। इसीलिए इन्होंने बोला भले ही पार्ट पेमेंट वहां चली गई है लेकिन फिर भी पूरे $10 लाख को हम लोग एक्सपोर्ट सर्विस मान लेंगे, उस पर आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा और $3 लाख जो भी है वो इंपोर्ट माना जाएगा और उस इंपोर्ट पे आरसीए में इसको टैक्स पे करना होगा। तो ये सर्कुलर में ये बातें क्लियर की, ये आउटसोर्सिंग अ पोर्शन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ये वाला सर्कुलर था। अब आगे कुछ बातें हैं इंटरमीडिएट सर्विस। देखो इंटरमीडिएट सर्विस का जो सर्कुलर है वो बहुत बड़ा है, उसमें 3-4 इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। मैं पूरा डेटा यहाँ पे नहीं डाला हूँ वरना तुम्हारा बहुत बड़ा सर्कुलर हो जाएगा। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स रखें जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। पहली बात, इंटरमीडिएट सर्विसेज के लिए सेक्शन 13 में एक प्रोविजन है, बोलता है इंटरमीडिएट सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो होगा दैट इज लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अगर एक रेसिपिएंट या सप्लायर दोनों में से कोई एक बाहर है मतलब सेक्शन 13 लगेगा। लेकिन इंटरमीडिएट सर्विस है क्या, मुझे कैसे पता चलेगा? तो सर्कुलर में पहली बात तो उन्होंने डेफिनेशन को ही रिपीट किया, बोला इंटरमीडिएट की डेफिनेशन मतलब कोई एक ब्रोकर, कोई एजेंट या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसा ट्रांजेक्शन करता है विच इज अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज, गुड्स का, सर्विस का, सिक्योरिटीज का अरेंजिंग और ट्रांसफर फैसिलिटेटिंग करता है, लेकिन ही डज नॉट सप्लाई, ऐसा पर्सन इंक्लूडेड नहीं है हु सप्लाइज द गुड्स और सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट।
ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल समझो। मान लो कोई फॉरेन की कंपनी है, उसके पास कोई इंडिया में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने हैं। यूएस की कंपनी है, उसको कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने हैं, इंडिया में कोई नेटवर्क नहीं है। उन्होंने, यूएस की कंपनी ने मिस्टर बी को बात की, उसको बोला एज एन इंटरमीडिएटरी आप इंडिया में हमको मार्केट बना के दो, 10-12 लोग या फिर 100-200 लोग हमको बना के दो। तो अब इंटरमीडिएटरी ने 100 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क बना के दिया। अब वो यूएस वाली कंपनी इन 100 लोगों को अपनी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेगी। ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है, वो सप्लाई कर रहे हैं, ये रेसिपेंट है, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस ट्रांजैक्शन है। दूसरी बात, यहाँ पे इंटरमीडियरी एक एंसिलरी सप्लाई कर रही है, वो बोल रही है कि मैं अपना एजेंट वाला सर्विस आपको दे रही हूँ, यूएस कंपनी को मैंने 100 लोगों का नेटवर्क दिया, आप बदले में मेरे को कमीशन दो। तो ये एक सप्लाई है, ये एंसिलरी सप्लाई है। अब पॉइंट यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरमीडिएरी सर्विस। देखो कोई भी सर्विस इंटरमीडिएरी सर्विस तब कहलाई जाएगी जब इसमें ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है। पहली बात, देयर आर मिनिमम 3 पार्टीज। यस, यूएस वाली कंपनी है, इंडिया में वो 100 लोगों में से कोई भी एक लोग पकड़ लो, और तीसरा ये इंटरमीडिएरी मिस्टर बी। तो देयर आर मिनिमम 3 पार्टीज। दूसरा, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज। एक तो मेन सप्लाई जो वो ये कंपनी इसको दे रही है, लोगों को दे रही है, और दूसरा एंसिलरी सप्लाई, ये जो इंटरमीडिएरी अपनी सप्लाई दे रहा है, ये एक एंसिलरी सप्लाई माना जाएगा। तीसरी बात, इंटरमीडिएरी जो भी सर्विस दे रहा है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर कर वो है मिस्टर बी, उसका कैरेक्टर है एक एजेंट की तरह, उसका सारा काम एजेंट और ब्रोकर की तरह उसका कैरेक्टर है, तब ये मानी जाएगी कि ये जो भी सर्विस है ये इंटरमीडिएरी सर्विस है। पॉइंट 4 और 5 में बोला गया कि ये इंटरमीडिएरी सर्विस डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज दैट पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट, या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी इंटरमीडिएरी नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, उस यूएस वाली कंपनी ने 100 लोगों को जो एक सॉफ्टवेयर से बेच रहे थे वो लोग, लेकिन उन्होंने एक इन्फोसिस को अप्रोच किया और बोला इन्फोसिस को कि इन लोगों के सॉफ्टवेयर को कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा इनकी नीड्स के हिसाब से, इनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से। अब इन्फोसिस को उन्होंने बोल दिया कि आप क्लाइंट प्लेस पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर को कस्टमाइजेशन कीजिए। यहाँ पे भी 3 पार्टीज हैं, लेकिन इन्फोसिस जो है वो इंटरमीडिएरी नहीं है, बिकॉज इंटरमीडिएरी इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन अकाउंट। या फिर एक तरीके से इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि भाई 70-80% तो हम आपको सॉफ्टवेयर दे ही देंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर की जो कस्टमाइजेशन है वो इंटरमीडिएरी करेगी। तो ऐसे केसेस में, सॉरी, इन्फोसिस करेगी, तो इन्फोसिस इज नॉट एन इंटरमीडिएरी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको इंटरमीडिएरी सर्विसेज वाला प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि ये इंटरमीडिएरी का प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन कब अप्लाई होगा, सेक्शन 13 का, वो तब अप्लाई होगा जब जो सप्लायर है इंटरमीडिएरी सर्विसेज का या फिर जो रेसिपेंट है इंटरमीडिएरी सर्विसेज का, दोनों में से कोई एक पर्सन आउटसाइड इंडिया है, तब ये प्रोविजन अप्लाई होगा। ये था इंटरमीडिएरी सर्विसेज। इसके बाद में कार्गो हैंडलिंग सर्विस। देखो यहाँ पे बोला गया कि कोई पोर्ट अथॉरिटीज कार्गो से रिलेटेड, कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ अराइवल ऑफ वैगन्स एट पोर्ट, अनलोडिंग ऑफ वैगन्स मूवमेंट। तो ये जो भी सर्विसेज है, दीज आर एंसिलरी टू कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज उससे रिलेटेड है, एंड दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये नहीं बोल सकते कि प्लेस ऑफ सप्लाई इनकी वो होगी वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो बस ये क्लेरिफाई किया कि इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) या 13(2) से निकलेगा, दैट इज डिफॉल्ट प्रोविजन से। सिमिलर लाइंस पे ईएसडीएम इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो इस इंडस्ट्री में होता क्या है, पहले तो ये समझो। इस इंडस्ट्री में ये होता है कि ये कोई भी सप्लायर इंडिया का है ना, वो उस फॉरेन वाली पार्टी को, आउटसाइड इंडिया वाली पार्टी को चिपसेट बना के देता है, चिपसेट डिजाइन बना के देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइनिंग पूरा करके देता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके देता है। ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होता है। अब ये जो भी चिपसेट डिजाइन करके दिए ना उसको, वो जो आउटसाइड इंडिया वाली पार्टी है, वो पार्टी उस डिजाइन के बेसिस पे, उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो भी है एक हार्डवेयर, एक प्रोडक्ट बना देती है, और वो प्रोडक्ट का एक सैंपल प्रोटोटाइप इंडिया में देती है कि भाई टेस्टिंग करके बताओ कि आपने जो डिजाइनिंग बनाई थी वो उसके हिसाब से बराबर है, ये एरर फ्री है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो टेस्टिंग के लिए कुछ यूनिट यहाँ पे भेजे और इंडिया में टेस्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि गुड्स आर मेड फिजिकली अवेलेबल इन इंडिया, एंड इफ गुड्स आर मेड फिजिकली अवेलेबल इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो ऐसे केस में ये जो सप्लायर है ना, इसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट तब मिलता है सप्लायर इंडिया में, रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया, नहीं भाई, ये टेस्टिंग के बेसिस पे आप यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मत निकालो, बिकॉज टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग इज जस्ट एन एंसिलरी सप्लाई, वो बस एक कॉम्पोजिट सप्लाई। मेन तो ये है कि ये लोग डिजाइन करके दे रहे हैं उस पार्टी को आउटसाइड इंडिया, तो आप यहाँ पे सेक्शन 13(2) लगाना, और सेक्शन 13(2) जो डिफॉल्ट प्रोविजन है वो बोलता है लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, सप्लायर इधर, रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया, तो ये एक्सपोर्ट सर्विस माना जाएगा।
यहाँ पे जो वो 13(3)(a) वाला प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो ये प्रोविजन थे, ये हमने क्लियर किए ESDM इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब आगे कुछ बातें हैं, ये देखो मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन वर्सेस सेपरेट लीगल एंटिटीज, ये मैंने शुरू में सेक्शन 8 का जब एक्सप्लेनेशन 1 और 2 करा था तब करा दिया। यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं की है क्योंकि मेरे हिसाब से ये पूरा क्लैरिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मार्किंग करूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ये एक बार पॉज करके स्क्रीन देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे और इससे आपको इस सर्कुलर का पूरा क्रक्स समझ में आ जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स यहाँ से और वहां से तुमको समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये रीड कर लेना ये सर्कुलर, एकदम हलवा लगेगा तुमको, ठीक है। मूविंग ऑन, देयर इज सेक्शन 14। अब सेक्शन 14 में OIDR की सर्विस है। अब OIDR की सर्विस अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है तो क्या होगा। तो भाई साहब पहले तो आप पॉइंट नंबर 1 समझा रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 2 पे नहीं गया हूं। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला गया, पॉइंट नंबर 1 में बोला गया कि कोई सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, OIDR की सर्विस दे रहा है, अगर इंडिया में दे रहा है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो TOR दैट इज टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को दे रहा है तो RCM लगेगा, और ये रेसिपिएंट है ना, ये पिंक वाला, इसी को टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, NTOR नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को दे रहा है, तब फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा, और वो जो सप्लायर है ना वो ब्लू वाला, उसको आके इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा भाई, उसको खास करके इंडिया में आना है और टैक्स पे करना है। सेक्शन 14 ने यह बात क्लियरली कर दी, OIDR की सर्विस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर NTOR को दे रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं ब्लू और ऑरेंज वाली। अब पॉइंट नंबर 1 में ब्लू और ऑरेंज मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में बातें एकदम ही अलग हो गई भाई साहब। एक बात समझो, सेक्शन 14(1) का प्रोवाइजो क्या बोलता है। प्रोवाइजो ये बोलता है इंडिया में NTOR बैठे हैं, आपकी तरह मेरी तरह अनरजिस्टर्ड लोग बैठे हैं, हमने OIDR की सर्विस ली, जो भी सप्लायर है वो बाहर से OIDR की सर्विस दे रहा है, अगर बीच में कोई इंटरमीडियरी है तब मान लिया जाएगा कि ये इंटरमीडियरी ने सर्विस दी है। अब इंटरमीडियरी को इंडिया में आके GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, वो तो छूट जाएगा जो एक्चुअल सप्लायर है, इंटरमीडियरी बीच में फंस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है इंडिया में, आपकी और मेरी तरह, ऐसे ही कोई वेबसाइट पे गए और वो इंटरमीडियरी की वेबसाइट थी, वहां पे क्लिक किया और इंटरमीडियरी ने उस सप्लायर के पास पहुंचा दिया, सप्लायर से वो लोग सर्विस ले रहे हैं। लेकिन फर्स्ट प्रोवाइजो यहाँ पे सेक्शन 41 का प्रोवाइजो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इंटरमीडियरी विल बी द सप्लायर, उसको छोड़ दो। ऐसा मान लेंगे कि इंटरमीडियरी ने इससे सर्विस ली OIDR की, और इंटरमीडियरी ने इंडिया में NTOR को सर्विस दी, ये गड़बड़ हो जाती है। अब इंटरमीडियरी को इंडिया में आके टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सप्लायर माना जाएगा। ही शैल बी डीम्ड टू बी द सप्लायर ऑफ दिस OIDR सर्विसेज, ये है। लेकिन इस प्रोवाइजो में और एक बात कड़क करके बोल दी, बहुत मस्त प्रोवाइजो है, वर्सेस करके पॉइंट डाला है, ये मैंने वर्सेस करके की मैंने लिखा है। तो देखो पहले बोला कि इंटरमीडियरी तुमको सप्लायर माना जाएगा, तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, वर्सेस नीचे आके बोला ठीक है इंटरमीडियरी तुमको सप्लायर नहीं माना जाएगा, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द सप्लायर, और इंटरमीडियरी की जान छूट जाएगी, सप्लायर विल बी द पर्सन दैट इज लायबल टू पे टैक्स, उसको सप्लायर माना जाएगा। लेकिन अगर ये चारों कंडीशंस कंप्लाई हो रही है तब इंटरमीडियरी की जान छूट जाएगी और वो सप्लायर को टैक्स पे करना होगा। इस बात को समझ लेना, सेकंड वाले पॉइंट में इंटरमीडियरी की जान छूटेगी अगर चारों कंडीशंस कंप्लाई हो रही है। पहली कंडीशन, इस ट्रांजैक्शन के लिए जो भी इनवॉइस इशू किया गया था उस इनवॉइस में लिखा गया था कि ये OIDR सर्विस है, और लिखा गया था क्लियरली कि सप्लायर कौन है, और उसमें इंटरमीडियरी का नाम नहीं लिखा था, उस इनवॉइस में लिखा था कि सप्लायर, वो जो एक्चुअल सप्लायर है उसका नाम लिखा था। पॉइंट नंबर 2, ये जो भी इंटरमीडियरी इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, ही डज नॉट ऑथराइज द चार्ज, मतलब इस रिस्पेक्ट में कोई भी पेमेंट आने वाली है, ये रेसिपिएंट उसको पेमेंट देगा, क्या देगा, कहां से देगा, कुछ भी देगा, इंटरमीडियरी उसमें कुछ काम नहीं कर रहा है, इंटरमीडियरी डज नॉट ऑथराइज द चार्ज, पैसों के रिस्पेक्ट में कोई भी रोल नहीं प्ले कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, इंटरमीडियरी डज नॉट ऑथराइज द डिलीवरी, ये जो OIDR की सर्विस है ये कब मिलेगी, कौन से ईमेल से मिलेगी, कौन सी वेबसाइट से मिलेगी, कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो क्या, ईमेल पे, कुछ नहीं, इंटरमीडियरी बीच में ऑथराइज नहीं कर रहा है, वो सप्लायर ही ये सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। पॉइंट नंबर 4, ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है इन दोनों के बीच में इस ट्रांजैक्शन में, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को इंटरमीडियरी ने डिसाइड नहीं किया है, इंटरमीडियरी डज नॉट प्ले एनी रोल इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, मतलब क्लियरली इंटरमीडियरी ने सारी चीजें फॉलो की है, इंटरमीडियरी इज आउट ऑफ द पिक्चर, अब ये सप्लायर को आके इंडिया में टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोवाइजो से आपको क्लियर हो जाएगा, सेक्शन 14(1) का जो प्रोवाइजो है इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब इंटरमीडियरी को टैक्स पे करना है या वो जो एक्चुअल सप्लायर है उसको है, जो भी है भाई साहब, जो भी है। सेक्शन 14(2) नीचे बोलता है, डिसाइड हो गया ना आप लोगों के बीच में, दिस वर्सेस दिस। पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 14(2) बोलता है जो भी पर्सन है
फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ IGST ही विल हैव टू टेक अ सिंगल रजिस्ट्रेशन। इंडिया में आओ और एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो, ये होगा सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। हर आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब 14(2) का फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है, ठीक है, अगर आप इंडिया में नहीं आ रहे हो, आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड प्रोवाइजो बोलता है अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है सॉरी रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तब उसका जो भी वो इंटरमीडिएट जो भी सप्लायर है उसको एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स तो भाई उसी को पे करना पड़ेगा, यहाँ पे जान नहीं छूटेगी। ये सेक्शन 14 था, खत्म हुआ इन इट्स इंटायरिटी। अब सेक्शन 15 है टूरिस्ट से लेकर के। टूरिस्ट के बारे में बोला कि जो भी टूरिस्ट है वो इंडिया में कभी भी कोई गुड्स खरीदता है तो उसको इनवर्ट सप्लाई पे IGST पे करना पड़ता है। अब ये जो गुड्स है जब वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, जो भी गुड्स अब उसके हाथ में वो आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहा है, उन गुड्स के ऊपर जो भी IGST लगी होगी उस IGST का वो रिफंड ले सकता है। ये सेक्शन 15 ने बता दिया टूरिस्ट के केस में। उसके बाद सेक्शन 16 है IGST एक्ट का, जीरो रेटेड सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ITC चैप्टर और रिफंड चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये दोनों चैप्टर कराने वाला हूँ, ITC और रिफंड भी। बहुत क्लियरली ये वहां पे काम आएगा। पॉइंट नंबर 1, जीरो रेटेड सप्लाई होती क्या है? अगर कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हैं या फिर SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट को कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। सेकंड पॉइंट बोलता है भाई जो भी जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है वो ITC ले सकता है। ही मे अवेल द ITC फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट कि वो जो भी सप्लाई कर रहा है वो एग्जेम्प्ट है। फर्क नहीं पड़ता, तेल लेने गया, जो जीरो रेटेड सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, फर्क नहीं पड़ता। वो उसको अगर वो कर रहा है जीरो रेटेड तो वो ITC ले सकता है। बहुत बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 16(3) बोलता है कि जो भी जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है उसको रिफंड मिलेगा, वो रिफंड ले सकता है। नीचे 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके वो रिफंड ले सकता है। अब रिफंड के इस प्रोविजन को आप ऐसे समझो, तो यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी से मैंने लिखा हुआ है। कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है ऑप्शन 1 में आउटवर्ड पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, नो GST। इनवर्ड पे जो भी तुम्हारा टैक्स लगा है जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए उसकी ITC अवेल कर लो। ITC अवेल करने के बाद में तुम ITC यूटिलाइज कर लो। कोई और तुमको GST लाइबिलिटी पे करनी उसके लिए कर लो, जीरो रेटेड में तो पे नहीं करना है। उसके बाद भी अगर अनयूटिलाइज ITC पड़ा है तो उसका रिफंड ले लेना, ये ऑप्शन 1 में बोला गया। ऑप्शन 2 में बोला गया ITC अवेल कर लो, आपको आउटवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो उस पर GST पे करना होगा। ITC यूटिलाइज करके जो भी है GST पे कर दो और जितना भी आपने जीरो रेटेड सप्लाई पे GST पे किया है, क्रेडिट लेजर ITC से पे किया है, कैश लेजर से पे किया है, जो भी है उसका आप रिफंड ले सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 और 2, दोनों में से कोई भी एक तरीके से वो रिफंड यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये बातें थी जीरो रेटेड सप्लाईज की। अब चैप्टर खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे सेक्शन 17A ऑफ द IGST एक्ट। यहाँ पे बोला गया कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट। देखो अगर IGST के कैश लेजर से कुछ अमाउंट SGST या UTGST के कैश लेजर में ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो बुक्स अमाउंट में, वो बुक्स में तो ट्रांसफर होगा, बट वो एक्चुअली गवर्नमेंट के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में SGST CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से निकल के स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा एक्चुअली। दूसरा, सेक्शन 19 ऑफ द IGST एक्ट लास्ट सेक्शन बोलता है टैक्स रॉन्गफुली पे अगर किया हुआ है। मान लो मैं IGST एक्ट हूँ, अब मेरे को चाहिए IGST का पैसा, लेकिन जो पर्सन है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने गलती से CGST और SGST पे कर दिया, तो पैरा नंबर 1 बोलता है ये तो आपने गलती से पे किया, C और S हम आपको रिफंड दे देंगे। लेकिन हम IGST है, हमको एक्चुअली IGST चाहिए, तो ये लो आपका रिफंड C और S का, और एक्चुअली IGST पे कर दो। और जब आप IGST पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, कोई भी इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। तो ये था सेक्शन 19 ऑफ द IGST एक्ट, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसी के साथ ये IGST एक्ट का पूरा प्रोविजन, पूरा चैप्टर खत्म होता है। I hope you've learned a lot out of this video. I hope you're enjoying these videos. मैं ऐसे ही बाकी रिवीजन वीडियोस जल्दी से जल्दी लेके आता रहूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। अपने पढ़ाई अच्छे से करो, मैं बाकी के प्रोविजंस फटाफट से लेके आता रहूंगा। आप IDT के अलावा, GST के अलावा आप बाकी चीजें दूसरे इससे फटाफट से कर लो। आपकी एग्जाम्स और पास में आ रही है। All the best for your exams and your study time. See you soon with another revision video. Till then, take care. Bye.